नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ खास मेहमान आज हैं जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट वैभव सिंह जी। वैभव, बहुत स्वागत है आपका। ये जो दुनिया की लाइफ लाइन कही जाती थी अब दुनिया की चोक लाइन बन गई है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। वो एक छोटा सा समंदर का हिस्सा जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस निकलता है। दुनिया का 20%, लेकिन हमारा उससे बहुत ज्यादा। लेकिन अब वो लाइफ लाइन, जैसा मैंने आपको कहा, चोक लाइन बन गई है। लेकिन सवाल और जिसका जवाब आज हम आपसे आपके सामने डिस्कस करेंगे और तलाशने की कोशिश करेंगे वो ये कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी ट्रंप, वो भी लाचार क्यों दिखाई दे रहे हैं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में। कभी वो दुनिया की मदद मांगते हैं लेकिन दुनिया भी कतरा रही है। यूरोप के देश कन्नी काट रहे हैं, एशिया के देश साथ नहीं दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? ईरान इस जगह पर इतना मजबूत कैसे है कि ट्रंप जो रोज कहते हैं कि मैंने बर्बाद कर दिया ईरान को, वो इस इलाके से ईरान की दादागिरी नहीं हटा पा रहे हैं। ये हम वैभव से समझेंगे क्या वजह है। वैभव, अभी भी ट्रंप कह रहे हैं, जापान की प्रधानमंत्री से मिल रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि हम 2 सेकंड में तबाह कर दें ईरान को, हमारे पास ऐसी ताकत है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। खुलवा लें फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्यों दुनिया परेशान है? नहीं, देखिए, वो नहीं खुलवा पाएंगे। उनके बस की होती तो खुल गया होता। उनको अपने जो मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल्स जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो नहीं रिलीज करना पड़ता अमेरिका के अंदर। जो ऑयल का भंडार उन्होंने अपने अपने देश की क्राइसिस या अपने देश के युद्ध काल के लिए जो स्टोर करके रखा हुआ है उसको नहीं रिलीज करते। दूसरी बात, दुनिया का लगभग 1/4 जो तेल है, एनर्जी जो है, वो वहाँ से निकलती है। और जब वो डिसरप्ट होती है, जब वो सप्लाई डिसरप्ट होती है तो दुनिया में इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ती है। और अमेरिका इसी धरती पे ही है, अमेरिका मंगल ग्रह पे नहीं है। ठीक है, तो अगर अमेरिका इस धरती पे ही है तो वो जो ग्लोबल महंगाई बढ़ेगी और हर चीज़ की, खाने पीने से लेकर के आपकी हर एक चीज़ के जब दाम बढ़ेंगे तो जो सामान अमेरिका इंपोर्ट करता है उनके भी दाम बढ़ेंगे। ठीक है, और अमेरिका एक बहुत लार्ज नंबर में जो है वो भारत और चीन जैसे देशों से चीज़ें इंपोर्ट करता है। तो हम आपके ही प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि भाई अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम वहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब वो महंगाई बढ़ेगी और उस महंगाई का दंश जब अमेरिकन आम जनता को झेलना पड़ेगा, और देखिए आम जनता की जो बर्दाश्त करने की या सहने की जो क्षमता है ना, वो बड़ी कम है। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ भारत में या हमारे इस दुनिया के इस हिस्से में बहुत सारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम नॉर्मली करवा लेते हैं, या छोटे मोटे ऑपरेशन भी बिना एनेस्थीसिया के हम करवा लेते हैं, या स्टिचेस लगवा लेते हैं बिना एनेस्थीसिया के, अमेरिकन पब्लिक नहीं लगवा सकती, क्योंकि पेन बियरिंग कैपेसिटी उनकी बहुत कम है। हर किस्म का, हाँ, हर किस्म का पेन वो बहुत कम बियर कर सकते हैं। और ये बात ईरान को पता है। हमारे रीजन में, इस पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया से लेकर के हमारे साउथ एशिया तक का जो रीजन है, हमारी पेन टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम क्योंकि हम ग्रोइंग अप हमने देखा है कि भाई हमने 12-12 घंटे की भी लोड शेडिंग इस देश में अपने अपने शहरों में देखी है। हमें उस समय भी कोई तकलीफ नहीं थी उससे ज़्यादा, हमें पसंद नहीं था, ये बात सही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हमें कोई बहुत तकलीफ होती हो। हमने अपनी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से एडजस्ट कर ली। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं है। और मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो डिसरप्शन क्रिएट हो रहा है दुनिया में, एनर्जी का जो क्राइसिस डेवलप हो रही है, इसका जो रिपल इफेक्ट अमेरिका में आएगा और फिर उसका जो रिफ्लेक्शन हमारे मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ेगा। और फिर जब वो पॉलिटिकली वीक हो जाएंगे, अगर मिड टर्म इलेक्शंस में हारते हैं, जो कि हारेंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो जब वो हारेंगे उसमें और जब पॉलिटिकली इतने वीक हो जाएंगे, तब वो आज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर जो सरकार वो चला लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और उनका जो एक पॉलिटिकल लेगेसी वो चाहते हैं कि भाई उनको थर्ड टर्म भी मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होगी अगर आपकी पॉपुलैरिटी जो है गिर रही है। तो जहां से आपने अपनी बात शुरू की थी, इतने नुकसान जो उनको दिख रहे हैं अपने सामने और इतनी ताकत है, तो क्यों नहीं खुलवा पाते? क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में? ऐसा प्रॉब्लम यही है, देखिए, तो 33 किलोमीटर ही चौड़ी है वो जो स्ट्रेच है जो ईरान कंट्रोल कर रहा है। अब उस अमेरिका को जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है वो बॉडी बैग्स हैं। बॉडी बैग्स, ठीक, आपको अभी आप देखिए, जेराल्ड फोर्ड उन्होंने भेजा था ना, कैरियर बैटल ग्रुप, वो वापस बुला लिया उन्होंने। तो लोग कह रहे हैं कि इनके लोगों ने आग लगा दी उसमें। मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने वापस बुला लिया उसको। अब इतने उसका पर डे का, उस कैरियर बैटल ग्रुप के पर डे का खर्चा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आता है। और उसको इतना पैसा लगा के मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने भेजा, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा करके, अब उसको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर लगा के आप वापस बुला रहे हो। तो आप ये सोचिए ना, और इन्होंने $200 बिलियन और डिमांड किए हैं, और वो बिना कांग्रेस और सेनेट के अप्रूवल के आप नहीं उसको कर सकते।
तो इस वॉर को अगर आगे सस्टेन करना है तो डोनाल्ड ट्रंप को $200 बिलियन चाहिए, और वो अगर कांग्रेस से और सेनेट से नहीं अप्रूव होते हैं तो इस वॉर का क्या भविष्य है, तो फिर ये कैसे लड़ी जाएगी। दूसरी बात ये है, उस 33 किलोमीटर की उतनी छोटी सी एरिया में अगर आप जाते हैं लड़ने के लिए, और जिस तरीके के सैकड़ों और हजारों की तादाद में ड्रोन्स ईरान से फायर किए जा रहे हैं, छोटे बड़े स्वॉर्म ड्रोन्स, मतलब एक साथ झुंड में ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, तो आपके इंटरसेप्टर्स को भी कंफ्यूज किया जा रहा है, और 20-20, 25-25 हजार रुपए के ड्रोन्स के लिए आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइल। मैं पहले आपसे ये समझना चाह रहा हूं, उस स्ट्रेच को खुलवाने के लिए आपको नेवी भेजनी है, या आपको, हमें जितना वो भी मेरे पास मैप नहीं है, अगर आप उसकी कल्पना कर सकें, इतनी छोटी सी बीच में, जैसे अब उन्होंने बताया कि नैरोस्ट पॉइंट पे केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है वो स्ट्रेट, ऊपर की तरफ ईरान दिखता है, नीचे की तरफ सऊदी अरेबिया दिखता है, राइट? कतर एंड सऊदी अरेबिया, कतर एंड सऊदी अरेबिया नीचे, ऊपर ईरान। तो उसको खुलवाने के लिए आपको नौसेना भेजनी है, या आपको इधर सऊदी और कतर की तरफ अपने सैनिक पोजीशन करने पड़ेंगे, सेना भेजनी पड़ेगी? दोनों ही करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जब तक आप लैंड को सिक्योर नहीं करेंगे, सिर्फ पानियों को सिक्योर करके तो आप नहीं इंश्योर कर सकते ना उसकी सिक्योरिटी। आप चलिए, आपने नेवी भेज दी, आपने माइन स्वीपर्स लगा दिए, और आपने माइन स्वीपर्स ने आपके उनके जितने भी माइंस उन्होंने ले किए हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो क्लियर कर रहे हैं। आपकी सबमरीन्स जो हैं, उनकी जो छोटी जो मिनिएचर सबमरीन्स उन्होंने बनाई हुई हैं, स्पीड बोट्स टाइप की, जो कि वो भी सुसाइडल है बाय द वे, कामाकाजी वो भी हैं। उनका भी काम यह है कि उनकी शिप्स में जाकर के लड़ करके खुद को तबाह कर लेना। अच्छा, आत्मघाती जो है वो सबमरीन्स हैं। तो अगर वो उनको भी आपने क्लियर कर दिया, तो लैंड पे जो बैठे हैं वो वहां से अटैक नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो उसके लिए आपको वहां पे लैंड पे आपको उतरना पड़ेगा, उनकी तरफ उतरना पड़ेगा। अच्छा। सऊदी अरेबिया और कतर से तो कौन ही फायर कर रहा है आपके ऊपर, तो आपको उनकी तरफ उतरना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट इरानियंस वांट। और यही पॉइंट मैं कह रहा था कि अमेरिकन जिस चीज से ज्यादा डरते हैं वो है बॉडी बैग्स। अगर आप उतरेंगे तो बॉडी बैग्स आएंगे, लाशें गिरेंगी, उनकी 10,000 गिरेंगी, 100 आपकी भी गिरेंगी। और जब दिन की 100 लाशें आपकी भी गिरनी शुरू होंगी, तो अमेरिकन पब्लिक ये पूछेगी कि ये वॉर है किसकी, हमारी है, इजराइल की है? अगर इजराइल की है तो हम क्यों लड़ रहे हैं? तो वो तो दुनिया के देशों को बुला रहे हैं कि आओ मदद के लिए आओ, तुम सबको खुद आना चाहिए, अब उन्होंने कहा है। तो नेटो, ये देखिए, नेटो का तो कहते हैं ना कि जनाजा तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कंधों पे उठाया है ना भाई। जब आप कहते हो हम कनाडा पे भी कब्जा करेंगे, हम ग्रीनलैंड भी ले लेंगे, तो नेटो का जनाजा तो आपने निकाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति को बेइज्जत आप करते हो न्यूयॉर्क की सड़कों पे। नेटो के देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके उनको मॉक आप करते हो। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को आप बोलते हो कि इसको तो मैंने अभी 8 घंटे की नोटिस से बुलाया मैंने, ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में इजिप्ट में। तो उन्होंने जब खुद आपने इतना डैमेज कर दिया है, तो नेटो वाले क्यों आएंगे? और उनको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हम वहां जाते हैं ग्राउंड पे, तो देखिए IRGC की टोटल स्ट्रेंथ और बसीज फोर्स को भी अगर हम मिला दें, तो IRGC और बसीज की जो टोटल कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो 10 लाख के ऊपर है। और कितने वॉलंटियर्स हैं जो उसको ज्वाइन करेंगे इस सारे वॉर के बाद, क्योंकि इसके वॉर के बहुत सारे विक्टिम्स भी तो हैं ना, जिनके घरों के ऊपर मिसाइलें मारी हैं आपने, जिनके स्कूलों पे मारी हैं, जो 150 बच्चियां जो मारी गई हैं, उनके घर वाले, उनके भाई, उनके पिता, उनमें से कितने लोग ज्वाइन करेंगे? तो उनकी तो स्ट्रेंथ इस समय आप एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते कि उनकी स्ट्रेंथ इस समय कितनी होगी। तो एंड एवरीबडी वांट्स रिवेंज, हर किसी को बदला चाहिए। और अपनी देखिए, आप वहां पे रेजिम चेंज सपोर्ट करते हैं प्रॉक्सीज के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू, वो एक अलग कहानी होती। सत्ता फिर भी कहीं ना कहीं लोकल आदमी उठता, खड़ा होता, वो लेता, जनता सपोर्ट करती। वो हो ही नहीं रहा, वो हो नहीं रहा। और जब इन्वेजन करेंगे तो आप एज ए इन्वेडर देखे जाएंगे, फिर आपके लिए कोई सिंपैथी वहां पे आवाम में या जनता में नहीं रहेगी। आप ठीक है, आप न्यूयॉर्क में और लंदन की सड़कों पे आप कुछ जो ओवरसीज इरानियंस हैं उनसे आप डांस करवा लीजिए, उनसे बैनर पोस्टर लगा करके, वो प्योर स्पॉन्सर्ड जो प्रोटेस्ट होते हैं जो CIA करवाती है दुनिया में, तो वो आप करवा लीजिए। तो यही कैच 22 है कि आप कह रहे हैं कि वो बिना सैनिक उतारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं क्लीन करा जा सकता, और सेना उतारेंगे तो लाशें गिरेंगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड आप देख लीजिए ना, अमेरिका के अंदर जो इजराइल की जो अप्रूवल रेटिंग थी एज अ स्टेट, जो सिंपैथी थी, वो 75% थी आज से 20 साल पहले इजराइल को। आज कितनी है? आज 15% है। अच्छा, वो लोग इजराइल के समर्थन में नहीं है अब वहां पे वो जो सिंपैथी 75% इजराइल के लिए थी, वो 75% पैलेस्टीनियंस के लिए हो गई है।
क्योंकि अमेरिकन्स को ये लग रहा है कि भाई आप कारपेट बॉम्बिंग करते हो, आप शहर के शहर उड़ा देते हो, सैकड़ों हजारों बच्चे मरते हैं, ये हकीकत है। वो 160 बच्चियां जो मरी उनकी कब्रें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। तो जो एक आम इंसान है वो उसको नहीं सपोर्ट करेगा। इजराइल का इंटरेस्ट है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली हो, क्योंकि अभी एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था नेतन्याहू साहब का, वो ये कह रहे थे कि अब एक आज़ाद मूवमेंट के लिए एनर्जी रिसोर्सेज के अब दूसरी दिशा आना पड़ेगा, आप इजराइल आइए, सारी ये जो हैं ये वेस्टवर्ड मूव कीजिए, सारी पाइपलाइंस हमारे पोर्ट्स पर लाइए इजराइल के और मेडिटेरेनियन सी से इसको एक्सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, वो तो बेचेंगे ना। वो चाह रहे हैं हमारे थ्रू बेचो। नहीं तो अब अगर ठीक है, तो जो जिन देशों ने ये पाइपलाइंस बनाई हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो बाकी के देश हो, या जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज हैं जिन्होंने उन ऑयल फील्ड्स में, और ब्रिटिश कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो क्या वो इतने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नई इन्वेस्टमेंट फिर इन्वेस्ट करेंगे? एंड इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम इधर करते भी हैं, पहली बात तो ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा, ये सालों का काम है, दशकों का काम है ये सब करना। ठीक, और जो क्राइसिस आज दुनिया झेल रही है, मैं इसलिए पूछा क्या उसका इंटरेस्ट है कि ये क्राइसिस हल हो? इजराइल का इंटरेस्ट है क्या? देखिए, इजराइल का तो इंटरेस्ट ये है कि ये वॉर और प्रोलॉन्ग हो और इसमें स्टेक होल्डर्स बढ़ें। और मैं आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे और देश कूदेंगे। अमेरिका के पास जो लेवरेज है आर्म ट्विस्टिंग का, वो आम इंसान नहीं इमेजिन कर सकता कि वो कितना है। वो कौन से देश होंगे? वो यूरोप के देश होंगे, एशिया के देश होंगे, या कहीं अरब मुल्क होंगे? यूरोप के भी होंगे, अरब मुल्क भी होंगे, वो भी ज्वाइन करेंगे। ये जब तक रजिस्ट कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं। जिस दिन वहां से आ गया कि करना ही पड़ेगा तो करेंगे। और ये किराए की फौज पाकिस्तान की ये भी ज्वाइन करेगी। आपको मैं अभी बता रहा था, वो हमारे दोस्त है सलमान अल अंसारी, तो उन्होंने तो कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान के बहुत क्लोज एड हैं वो। उन्होंने सीबीसी न्यूज़ के ऊपर उन्होंने कहा है कि अगर ये युद्ध ईरान ने अगर सऊदी अरेबिया पे हमले चालू रखे तो हम अपना जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान के साथ, हम उसको इन्वोक करेंगे और फिर नो होल्ड्स बार्ड होगा, फिर हम परमाणु भी हमले तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। तो ये युद्ध की क्या शक्ल होगी? एक अकेला ईरान वर्सेस ये 15 देश, 20 देश बिल्कुल लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, अरबी और अज़मी की लड़ाई आज की नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। अज़मी मतलब ये जो आपके पाकिस्तान, ईरान और इधर का जो पूरा बेल्ट है, सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तक का, ये अज़मी कहे जाते हैं। अच्छा। और वो जो है वो अरबी हैं। ओके। ठीक है, तो अरबी और अज़मी की लड़ाई बहुत पुरानी है। और ये आपको याद होगा तो जो ऑटोमन एम्पायर था, जिसको दौलत उस्मानिया कहते थे, खिलाफत जो थी तुर्की में, वो सऊदी अरेबिया तक रूल करते थे। पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड वो रूल करते थे। और इस चीज़ को लेकर के अरबों में बहुत सारी नफरत है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने, ये सारे देश इंडिपेंडेंट हुए, सारे आज़ाद हुए, और जो खलीफा, जो जहाँ पे चौधरी था, उसने अपने नाम पे उसने अपना देश बना लिया। सऊद फैमिली वहाँ मजबूत थी तो उसने सऊदी अरेबिया बना लिया। उसका नाम सऊदी अरेबिया नहीं है, सऊदी अरेबिया नाम का कोई भी देश इतिहास में दर्ज नहीं है। उसका असली नाम, हिस्टोरिकल नाम हिजाज है। अच्छा, ठीक है, वो रियासत हिजाज कही जाती है। लेकिन सऊद फैमिली का डोमिनेंस था, वो कोलैबोरेटर्स थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो वहाँ पे सऊदी अरब बन गया। शरीफ ऑफ मक्का जो थे, उनके 2 बेटे थे, एक को इजिप्ट का राजा बना दिया गया, एक को जॉर्डन का राजा बना दिया गया, जो आज तक है किंग अब्दुल्ला, आप जानते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट है, 14th। तो अब ये भी इसी वजह से ना कि अब प्रॉफिट मोहम्मद का 14 डायरेक्ट डिसेंडेंट जॉर्डन में क्या कर रहा है, क्योंकि वो शरीफ ऑफ मक्का का जो है वो पोता है। सो आप देख रहे हैं इस जंग को और बढ़ते हुए और देशों के इसमें शामिल होते हुए। तो अरबी और अज़मी की जंग तब से चली आ रही है, ऑटोमन एम्पायर के टाइम से। तब ये क्राइसिस हल होगा क्या? तब भी देखिए, शियाओं के लिए या जो पर्शियंस हैं उनके लिए ये फाइट फॉर देयर एग्जिस्टेंस है। वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। उनको बहुत हजारों सालों से परसिक्यूशन के बाद उनको एक स्टेट मिला था अपना। ठीक है, और वो स्टेट जो है, अगर वो उनको जाता हुआ दिखेगा तो उनको पता है कि उनके साथ क्या होना है फिर। और हमने देखा है कि इराक में और लीबिया में जो शिया थे उनके साथ आईसिस ने क्या किया था। ठीक है, उनकी बच्चियों के साथ क्या किया, तो सेक्स स्लेव्स में बना करके बेचा था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे दृश्य उनके सामने घूम रहे होंगे इस समय
कि अगर ये सारे अरब देश और ये पाकिस्तान, जितने भी सुन्नी अलायंस है जो सो कॉल्ड, अगर हमको अगर डिफीट कर देता है तो भविष्य होगा वो बहुत अंधकार में है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो वो अपने रिजॉल्व में कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं अभी। लेकिन रिजॉल्व के साथ रिसोर्स भी तो चाहिए। कितना लड़ेंगे, कितनों से लड़ेंगे? देखिए, बात ये है कि जो लड़ने की क्षमता है ना इन अरबों की, वो 2 पैसे की भी नहीं है। अच्छा, ये बाकी मुस्लिम देश जो हैं, ये कोई नहीं लड़ पाएगा इनमें से, ईरान से नहीं लड़ पाएंगे इनमें से कोई। ये सारे मिलके भी लड़ेंगे तो भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी जिंदगी में इन्होंने मतलब फ्लश भी जिन्होंने अपने हाथ से अपना ऑन न किया हो। अब आप कहते हैं कि वो जमीन पे उतरेंगे और गन्स लेकर के, असॉल्ट राइफल्स लेकर के, और वो रेगिस्तान में जो है गोलियां खाएंगे, तो वो तो होने वाला नहीं। इसीलिए तो उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश को रखा हुआ है। एग्जैक्टली, तो लड़ेगा तो पाकिस्तान लड़ेगा, ये नहीं लड़ेंगे, ये पैसा देंगे। और कल ही शब्बर जैदी को मैं सुन रहा था, शब्बर जैदी FBI, जैसे हमारे यहाँ CBA है, ED है, वैसे ही वहाँ पे FBI है पाकिस्तान में, तो उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि सर पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि मुझे भेजे, ठीक है, ये $1.5 बिलियन $2 बिलियन की डिफर्ड पेमेंट पे तेल लेकर के सऊदी अरेबिया के लिए हम क्यों लड़ेंगे? क्या कम से कम $200 बिलियन की डील होनी चाहिए, कम से कम 150-200 बिलियन ले सऊदी अरेबिया से, तब लड़े ईरान से। और वो शब्बर जैदी खुद जैदी शिया है। तो ये आप समझिए कि ये पैसा जो है, अगर पैसा कीमत सही लग जाएगी तो लड़ेंगे। कंक्लूड करते हुए देखिए, हमारा इंटरेस्ट, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा इंटरेस्ट तो यह है कि आप हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमको निर्बाध रूप से मिलते रहें, उसके लिए ये जंग रुकनी जरूरी है। अब ये जंग लड़के खत्म होगी, कोई हारेगा और कोई जीतेगा। कोई हारेगा तो वो ईरानी हारेगा, अमेरिका तो हारेगा नहीं। मतलब कभी नहीं, फिर आप ये डिफाइन कीजिए, आप हार कहते किसको है? नहीं, अब जो मान ले हार, जो रुक जाए। नहीं, मानेगा तो नहीं ईरान तो अगले 10 साल लड़ेगा। जो रुक जाए या खत्म हो जाए। भाई IRGC है या ये 10 साल तक लड़ने का है उसके पास सौदा। भाई इंसर्जेंसीज तो 25-25 साल चलती हैं। बलोच आज तक लड़ रहे हैं 70 साल से। भाई बलोचों से तो ज्यादा ही रिसोर्सेज हैं उनके पास। वो रोक सकता है 10 साल भी उस स्टेट को। वो चाहेंगे तो 10 साल तक इतना नुकसान पहुंचा देंगे आपको कि आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढने ही पड़ेंगे। मतलब आप ये देखिए कि जो बसीज फोर्स है या जो IRGC है, अगर उनके पास 10 लाख 15 लाख फाइटर्स हैं, 10 लाख 15 लाख के इंसर्जेंट ग्रुप नहीं होते, आर्मीज हुआ करती हैं। बस ये तो फिर ये फाइनली हाउ डू यू सी इट रिजॉल्विंग? डायलॉग से, कैसे, मतलब दबाव से? देखिए, ये इनको डिप्लोमेटिकली ही इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा। कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। ईरान को भी, अगर देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ईरान को रीबिल्ड करने में 100 साल लगेंगे, जितना नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। इतना ही रीबिल्ड करने में 100 साल लगेगा। तो ईरान और कितना पीछे जाना चाहता है, ये ईरान के ऊपर है। हाँ, लेकिन जो ईरान में, आप देखिए शिया इस्लाम में जो शहादत के प्रति जो एक वो है ना, उसका जो ग्लोरिफिकेशन है, आप मतलब इमाम अली से लेके हसन हुसैन, आप चले आइए पूरा सिलसिला, उनके इमामों जितने भी इमाम रहे, तो इतना ग्लोरिफिकेशन फॉर मोर देन 1000 ईयर्स जो किया गया है शहादत को, तो वो मरने से डरने वाले लोग तो देखिए नहीं है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। वो शहीद हो जाएंगे तो जन्नत पक्की है। और उनकी जो शहादत है, वो शहादत पेट्रो डॉलर से पैदा की हुई शहादत का जज्बा नहीं है, जो हमारे रीजन में हम जानते हैं कि अरब वर्ल्ड में भी, चाहे आईसिस हो, चाहे हमारे यहाँ लश्कर तैयबा, लश्कर जांगवी, और ये जो जैश ए मोहम्मद और तालिबान मुजाहिदीन जो बनाए गए, ये पेट्रो डॉलर से इनके अंदर जिहाद का जज्बा और ये भरा गया है ना। ये नेचुरल नहीं था उनके अंदर। 1400 साल से नेचुरली वो ब्लड लाइन में वो वन आफ्टर अनदर आता जा रहा है, ट्रांसफर होता जा रहा है। तो वो लड़ेंगे, आखिरी ईरानियन तक लड़ेंगे। और शियाओं के लिए एग्जिस्टेंस की बात है, तो ये कह देना, हाँ, या तो ये करे कि आप उस देश के अंदर इतना क्योस क्रिएट कर दे, आप कुर्दों को इतना पैसा दे दे, अजरियों को इतना पैसा दे दे, पाकिस्तानियों को इतना पैसा दे दे, जो सुन्नी बलोच जो सिस्तान प्रोविंस, ये खुद ही बर्बाद करें, कि आपस में ही लड़ते रहे और इनको टाइम ही ना मिले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आने का। और आप बीच में एक बफर जोन बना दें, उस बफर जोन में कोई इंटरनेशनल आप फोर्स बिठा दें कि भाई ये करेंगे और बाकी अपना आपस में लड़ते रहें। अगर आप पुल ऑफ कर लेते हैं
तो वो एक तरीका है। वैभव से बात करके जानकारी तो खूब बढ़ी हम लोगों की, लेकिन वो सुकून नहीं मिला जो सुनना चाह रहे थे ना लोग कि जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं कुछ कोई ना कोई इसका रास्ता जो है निकाल लिया जाएगा। हाँ, या तो अमेरिका एक विन विन सिचुएशन निकाल ले कि भाई हम भी जीत डिक्लेयर कर देंगे, तुम भी जीत डिक्लेयर कर लो, तो एक सेफ एग्जिट दोनों को मिल जाए। लेकिन क्या इजराइल उस पर इजराइल नहीं होने देगा? वो इजराइल नहीं होने देगा। तो मतलब अभी इंतजार कीजिए, कहानी बड़ी लंबी है। बहुत शुक्रिया वैभव, आपने हमारे लिए समय निकाला। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।